दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित जितने भी इश्यूज है, जितने भी डिबेट्स है, जितने भी इसके पक्ष है और एक तरह से विपक्ष में जो पॉइंट्स दलीलें दी जाती है उस सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे। अभी हुआ क्या, अभी आज ही का एक तरह से फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम लाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस स्कीम को ही रद्द कर दिया, उसको असंवैधानिक करार दिया है। और अब से आज के बाद से इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो एक तरह से चंदा लेने की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से रद्द कर दिया, उसको बंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ठीक है। तो ये जजमेंट है। और इस जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से जो जजमेंट है, जो एक तरह से उनका एक तरह से फैसला है, निर्णय है, डिस्कस करेंगे ही। डिटेल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो एक तरह से बैकग्राउंड है, जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका एक तरह से डेफिनेशन वगैरह है और जो प्रोविजन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि तभी हम देख पाएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया है, क्यों उसको कैंसिल कर दिया और क्यों उसको असंवैधानिक करार दिया है। तो हम थोड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड को पहले समझते हैं। चुनावी बॉन्ड भी बोला जाता है इसको हिंदी में चुनावी बॉन्ड। और चुनावी बॉन्ड एक्चुअली में है क्या, तो समझिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक सिंपल सा उपकरण है, एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप किसी राजनीतिक दल को चंदा देते हैं। अब पहले क्या होता था, इससे पहले कि अगर मान लीजिए किसी पार्टीज को, किसी राजनीतिक दल को आपको 1000 रुपये देने हैं, तो पहले आप कैश में जाके दे देते थे, पार्टी फंड में जमा कर देते थे। अब उस तरह से नहीं कर सकते। आपको अगर 1000 रुपये देने हैं तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना पड़ेगा 1000 रुपये का, और वो बॉन्ड जाके किसी पार्टी को देना होगा, फिर वो पार्टी उस पैसे को अपने पक्ष में भुनाएगा। तो एक तरह से अगर किसी पार्टी को तो आपको चंदा देना है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सहारा ले सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ही किसी राजनीतिक दल को चंदा दे सकते हैं। ठीक है। और ये लाया कब गया था, तो ये लाया था 2017 में, फाइनेंस बिल आया था एक, 2017 में पास हुआ था। उसी बिल के माध्यम से इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लागू किया गया था। और इसको, इसकी अधिसूचना 2018 में लागू किया गया था, तब से इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लागू है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड काम कैसे करता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक्चुअली में जो उसका प्रोसेस है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है राम। राम को मान लीजिए कि 1000 रुपये देने हैं किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए बीजेपी को ही देना है। मान लीजिए कि राम को 1000 रुपये देने हैं बीजेपी पार्टी को। तो वो क्या करेगा, राम डायरेक्ट नहीं दे सकता। पहले था कि आप 1000 रुपये डायरेक्ट बीजेपी को दे दीजिए, लेकिन जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है तब से ये रास्ता बंद हो गया। आप 1000 रुपये डायरेक्ट बीजेपी को नहीं दे सकते। सबसे पहले उसके लिए जरूरी है, तो राम क्या करेगा, तो राम को 1000 रुपये देने हैं, तो राम जाएगा सबसे पहले एसबीआई बैंक, एसबीआई के ब्रांच में। वहां पर वो 1000 रुपये का ही इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेगा पहले। ठीक है। 1000 रुपये का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा उसने। फिर जब वो खरीदेगा तो 15 दिन के भीतर ही उसको बीजेपी जो पार्टी है उसको देना होगा। और इसी 15 दिन के भीतर ही बीजेपी पार्टी को फिर से एसबीआई बैंक जाना होगा, एसबीआई बैंक या ब्रांच में। वहां पर ये 1000 रुपये का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड राम ने बीजेपी को दिया, वो बीजेपी इलेक्ट्रल बॉन्ड एसबीआई को देगा। और एसबीआई क्या करेगा, इस बॉन्ड को रख के 1000 रुपये वापस बीजेपी पार्टी को देगा। अब बीजेपी पार्टी को फिर से 1000 रुपये एसबीआई देगा वापस। अब उस 1000 रुपये का बीजेपी अब क्या करती है, यूज करती है या अपने पार्टी फंड में जमा कराती है, वो पार्टी के ऊपर है। लेकिन देख रहे हैं 1000 रुपये बीजेपी के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो अब ये प्रोसेस है। पहले था कि आपको डायरेक्ट 1000 रुपये देने हैं बीजेपी को तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया ही बंद हो गया। अब आपको देना है तो पहले एसबीआई जाइए, वहां से इलेक्ट्रल बॉन्ड लीजिए 1000 रुपये का, फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को दीजिए, फिर बीजेपी एसबीआई बैंक में जाएगी दोबारा, मतलब वो फिर से जाएगी। फिर वहां पर वो 1000 रुपये का बॉन्ड बीजेपी एसबीआई बैंक को देगी। फिर वो बॉन्ड रख के एसबीआई 1000 रुपये कैश या किसी भी तरीके से डायरेक्ट अकाउंट में बीजेपी पार्टी को ट्रांसफर करेगी। तो इस तरह से प्रोसेस हो गया। तो ये प्रक्रिया था चंदा देने का, दान देने का, डोनेट करने का। अगर किसी व्यक्ति, किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पार्टी को फंडिंग करना है, पैसा देना है, दान देना है, चंदा देना है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का प्रयोग करके ही दे सकता है। वही एक प्रक्रिया, वही एक रास्ता बचता है। तो हम इलेक्ट्रल बॉन्ड समझ लिए। देखिए ये इस तरह से होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये है इलेक्ट्रल बॉन्ड। आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये एक रसीद है, एक तरह से एक कागज है। जैसे स्टैम्प पेपर होता है ना, उसी तरह से स्टैम्प पेपर होता है। जैसे हम कैसे वकीलों में या केस वगैरह में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर, 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा होता है। उसी तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड भी स्टैम्प पेपर के ही टाइप होता है कि आपको 1000 रुपये का लेना तो 1000 रुपये का इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लीजिए। लेकिन इस जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें केवल डेट मेंशन है। देख रहे हैं, ये जैसे ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है तो वो इशू हुआ था 10 अप्रैल 2018 को। तो केवल दो ही चीज मेंशन होता है, डेट और कितने रुपया का है, वही दो ही चीज।
एक डेट मेंशन है और एक 1000 रुपया कितने प्राइस का है, कितने वैल्यू का है ये। तो केवल दो ही चीज इसमें जिक्र होता है, केवल दो ही चीज का इसमें जिक्र है, इसीलिए ये ज्यादा सिक्योर माना जाता है। और इसी पर्पज से ही इसको लाया गया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, कि इससे काले धन को हम एक रोक सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये बैंक के थ्रू काम हो रहा है, बैंक के थ्रू लेन देन हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि डायरेक्ट आप किसी पार्टी को 1000 रुपये देना है या 1 करोड़ रुपया देना है, तो डायरेक्ट दे देते थे, तो उससे पता ही नहीं चलता था कि कितना पैसा गया। और इससे ब्लैक मनी भी काफी बढ़ रहा था। तो सरकार ने लाया ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, कि नहीं, आपको 1 करोड़ देना है तो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, 1 करोड़ का पहले बॉन्ड खरीदिए, फिर उस बॉन्ड को बैंक में दीजिए, बैंक में ही वो वापस में वो पार्टी बैंक में लाके उस पैसे को वापस ले सकती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा हम इसका विशेषताएं देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है ना, वो 5 टाइप के ही होते हैं। यानी मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 1000 रुपये का होता है, 1000 रुपये तक का इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले सकते हैं, 10,000 का ले सकते हैं, 1 लाख का ले सकते हैं, 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं और 1 करोड़ रुपए तक का ले सकते हैं। मतलब ये 5 ही डिनोमिनेशन है, 5 ही जो वैल्यू वाला है इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। अब जैसे मान लीजिए कितना है, 1,000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी को चाहिए कि 50,000 वो पैसा डोनेट करना चाह रहा है, तो 50,000 का फिगर तो नहीं है, तो क्या करेगा, तो 10,000 का इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो टोटल 5 ले लेगा, तो 50,000 हो गए, और 5 इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो किसी पार्टी को देगा, वो पार्टी फिर वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेके बैंक में जाएगी, और बैंक से वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पांचों देख के वो 50,000 रुपया पैसा ले लेगा, वो उस पैसे को अकाउंट में भेजे या किसी तरह से यूज करो, इस तरह से होगा। मान लीजिए किसी को 10 करोड़ फंडिंग करना है, तो वो 1 करोड़ का 10 इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके वो पैसा दे सकता है। तो देख रहे हैं, टोटल 5 डिनोमिनेशन है, यानी 5 वैल्यू के हिसाब से ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी होता है, और इसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को यूज किया जा सकता है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ना, वो इसमें ब्याज नहीं लगता। अगर पैसा डिपॉजिट करेंगे तो कोई ब्याज नहीं होगा, और अगर कोई भी आदमी इसको डिमांड कर रहा है कि मुझे इलेक्ट्रोल बॉन्ड चाहिए, तो उसको देने के लिए बाध्य है बैंक। बैंक को देना ही पड़ेगा, बैंक डिनाई नहीं कर सकता कि आप एलिजिबल नहीं है। इसमें हर आदमी एलिजिबल है, किसी को, जैसे मुझे भी चाहिए, अगर मुझे बॉन्ड चाहिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का 1000 रुपये का लेने के, तो अगर मैं बैंक से मांगता हूँ कि मुझे 1000 रुपये का इलेक्ट्रोल बॉन्ड दीजिए, तो उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसको कौन ले सकता है, तो भारतीय नागरिक जो भारत में सिटीजन है वो ले सकता है, या भारत में स्थापित कोई भी संस्था इसे खरीद सकती है, और इसको खरीद के किसी पार्टी को फंडिंग या डोनेट कर सकती है। इसे व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है, और या अगर कंबाइंड रूप से, अगर मान लीजिए 2 या 3 व्यक्ति मिलकर लेना चाहे, तब भी इसको ले जा सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप इसको खरीद लिए, जैसे आज मैंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड 1000 रुपये का खरीदा, तो हमको 15 दिन के अंदर में ही उसको यूज कर लेना होगा। अगर 15 दिन तक हम यूज नहीं किए, तो वो एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा, एक तरह से वो बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका वैल्यू। तो देख रहे हैं, यह जारी होने की तारीख से 15 दिवस, 15 कैलेंडर दिवस के लिए ही वैध होता है। यानी जब खरीद रहे हैं तब से लेके 15 दिन के भीतर तक आपको पार्टी को दे देना होगा, और उस 15 दिन के अंदर में ही वो पार्टी उस बॉन्ड बॉन्ड को वापस बैंक में जमा करके वहां से पैसा उठा ले। अगर वो 15 दिन के अंदर में ये सारी प्रक्रिया नहीं पूरा होता है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक तरह से रद्द हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। जैसे चेक 3 महीने तक वैलिड होता है, 3 महीने के बाद उसका कोई मतलब नहीं होता, उसी तरह बॉन्ड भी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वो केवल 15 दिन तक के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड से किसी भी पार्टी को चंदा दिया जा सकता है, तो कोई भी अरे गहरे पार्टी खोल लेगा, पार्टी बना लेगा, सबको चंदा मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है, कि केवल उसी, रिस्ट्रिक्शन बनाया गया है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 29 में। और रिस्ट्रिक्शन क्या है, कि केवल उसी पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा दिया जा सकता है जिसको पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो, 1% वोट हासिल हो, उसी को चुनावी बॉन्ड खरीदने हेतु पात्र है, या उसी को चुनावी बॉन्ड दिया जा सकता है, या उसी पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए दान या डोनेशन दिया जा सकता है। तो समझ रहे, एलिजिबिलिटी क्या है इसका। तो एलिजिबिलिटी बस इतना है कि आपका जो कोई राजनीतिक दल को चंदा तभी दे सकते हैं जब वो राजनीतिक दल पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो, ठीक है। अब देखिए, तो ये था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पूरे एक तरह से उसका एक तरह से कॉन्सेप्ट, और कैसे उसकी विशेषताएं, क्या फीचर्स थे। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया क्यों गया था, इससे क्या फायदे होने वाले थे, इसके पक्ष में सरकार ने क्या तर्क दिया था, उस तर्क को समझते हैं। फिर हम इसके विपक्ष में भी पॉइंट्स देखेंगे, और फिर उसको जोड़ते हुए हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान में जजमेंट आया उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब सरकार ने 2017 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया, तो सबसे पहले सरकार ने तर्क दिया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाने से पहले, अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लागू हो जाएगा, तो उससे जो एक तरह से चुनावी दान होता है ना, जो डोनेशन होता है, उसमें पारदर्शिता आएगा। तो इनका क्या तर्क था, कि पारदर्शिता आएगा डोनेशन में, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
और अभी आपको मैंने एग्जाम्पल से समझाया था कि पारदर्शिता कैसे बढ़ावा मिलेगा। क्या था पहला तर्क कि जो चुनावी एक तरह से दान प्रक्रिया, चुनावी डोनेशन होगा, जो किसी पार्टी को फंडिंग होगा, उस फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा। पहले क्या था, पहले था कि अगर किसी पार्टी को फंडिंग करना है, डोनेशन करना है, डोनेट करना है पैसा, तो आप डायरेक्ट दे देते थे, डायरेक्ट पैसा कैश के थ्रू हो जाता था, और कैश के थ्रू तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, तो उसे पता नहीं चलता था कि काला धन कहाँ गया या काला धन था कि नहीं था। और अब क्या है, अब आपको बैंक में पहले जमा करना होगा, फिर उस बैंक से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना होगा, वो बॉन्ड आपको किसी पार्टी को देना होगा, फिर पार्टी उसी बॉन्ड को लेके वापस एसबीआई किसी बैंक में जाएगी, फिर वहां से वो बॉन्ड को जमा करके वहां से पैसा लेगा। तो देख रहे हैं कितना एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस है, और उसमें बैंक आता ही है, तो बैंक के जरिए आप पैसा लेन देन हो रहा है, तो इसीलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा। ऐसा पहला पॉइंट था सरकार का। दूसरा ये तर्क था कि इससे काला धन के फ्लो पर, काला धन पर अंकुश लगेगा। अभी बताया कि काला धन कैसे अंकुश लगेगा, क्योंकि कैश में एक तरह से ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, कैश में पैसे का लेन देन ही नहीं होगा, सब इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू होगा, और उसमें बैंक आ ही रहा है मीडिएटर के तौर पर, तो मनी किधर जा रहा है किधर आ रहा है, सब पर एक तरह से ट्रैकिंग लगेगा, तो ब्लैक मनी पर भी एक तरह से कंट्रोल लगेगा। तीसरा पॉइंट जो सरकार था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये था क्या होता है कि अभी सरकार के पास काफी मशीनरी होता है, उसके पास काफी एजेंसीज वगैरह होते हैं। तो मान लीजिए सरकार पक्ष में है, जो एक तरह से सत्ता में है, और उसको पता लगता है कि जो विपक्ष की पार्टी है उसको किसी आम आदमी ने, किसी और आदमी ने बहुत सारा पैसा डोनेट किया। तो अगर उसको पता लग गया, वर्तमान सरकार को पता लग गया कि किसी एक आदमी ने विपक्ष की पार्टी को ढेर सारा पैसा दिया, तो सरकार क्या करेगा, जब वो सत्ता में आएगा या सत्ता में है, तो उस तरह से उस व्यक्ति को प्रताड़ित भी कर सकता है, उसको एक तरह से परेशान भी कर सकता है, क्या विपक्ष की पार्टी को या किसी पार्टी को पैसा नहीं दीजिए, हमको दीजिए, तुम उसको क्यों दे रहा है, तो एक तरह से बदले की भावना की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या है, अभी देखा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में केवल डेट और केवल मनी, कितने पैसे का है, वो केवल दो ही चीज का जिक्र है, ना उसमें नाम है, ना एड्रेस है, ना किसी चीज का स्टेट का कोई चर्चा है, कोई चर्चा ही नहीं, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो जो व्यक्ति पैसा दे रहा है उसको ट्रैक करना ही मुश्किल है, तो पता ही नहीं चलेगा किसने कितना पैसा दिया। तो इससे क्या होगा, डोनर जो व्यक्ति है उसकी जान की सुरक्षा होगी। ठीक है, तो डोनर की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस माध्यम से आपको पता ही नहीं लगा कि कौन पैसा डोनेट कर रहा है, और जब पता ही नहीं लगा कि पैसा कौन डोनेट कर रहा है, तो सरकार पता ही नहीं कर सकती कि इस व्यक्ति ने इतना पैसा इस पार्टी को दिया, और वो परेशान नहीं कर सकता। ठीक है। चौथा पॉइंट जो सरकार की तरफ से दिया गया था कि इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से कैश का जो एक तरह से फ्लो हो रहा है, जो कैशलेस चीजें हैं वो बढ़ेगा, मतलब कैश के फ्लो पर रोकथाम होगा, यानी कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, और इससे क्या होगा, कैश के फ्लो में एक तरह से रुकावट पैदा होगा, कैशलेस इकोनॉमी बढ़ावा होगा, और एक तरह से बैंकिंग प्रोसेस भी काफी मजबूत होगा, तो जो पैसा है उसका मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ये मूलतः 4 पॉइंट थे जिसको आधार बनाकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लाया गया था। लेकिन इसी पॉइंट को, अब 4 पॉइंट तो फायदे वाले थे, पक्ष वाले थे, लेकिन इसके विरोध में भी कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसके बेसिस पर जो विपक्ष की पार्टी है, जो एक तरह से जो लोग हैं, वो इसका विरोध करते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। तो अब उनके दृष्टिकोण से देखते हैं कि उनके क्या पॉइंट्स हैं, उनके का एक तरह से उनका क्या डिमांड है। ठीक है। हम्म। जो विपक्ष के लोग हैं, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का विरोध करते हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये पारदर्शिता को बढ़ाता नहीं है, बल्कि पारदर्शिता को सीमित करता है। देखिए, पहले जब सरकार लाई तो बोली कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, क्योंकि बैंकिंग के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा है। लेकिन यही पॉइंट विपक्ष की तरफ से भी दिया जाता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी को सीमित कर रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, और उनका तर्क क्या है कि भाई जो व्यक्ति पैसा दे रहा है सरकार को, कितना दे रहा है, कौन दे रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इस पार्टी को इतना पैसा किसने दिया। तो बाद में तो साठ गांठ भी हो सकता है ना, कि इस पार्टी को इतना पैसा देंगे और बाद में काम भी करवा लेंगे। तो जब देने वाले, जब किस पार्टी को किसने कितने इस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया, चंदा दिया, उसका कोई उल्लेख ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी का कैसे बढ़ा, एक तो ट्रांसपेरेंसी को तो सीमित किया, पारदर्शिता को तो सीमित किया। तो पहला पॉइंट उनका यही है कि पैसा किस व्यक्ति के थ्रू आ रहा है, कितना आ रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी को सीमित करता है।
दूसरा पॉइंट जो उनका था कि इससे क्रोनिक कैपिटलिज्म, क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। क्रोनिक कैपिटलिज्म समझते हैं, मतलब क्रोनिक पूंजीवाद। क्रोनिक पूंजीवाद के तहत मिला जाता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो नेता लोग हैं, नेता लोगों का बिजनेसमैन लोगों के साथ साठगांठ बढ़ावा मिल रहा है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के जरिए। अब कैसे मिल रहा है समझिए बात को। अब जो जो कि भारत में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, उनके पास बहुत सारा धन है, तो क्या करते हैं, चुनाव में किसी पार्टी को प्रभावित करने के लिए, या उसको उम्मीद लगता है कि ये पार्टी फिर से चुनाव जीत सकती है, तो उसी पार्टी को वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपया वो फंडिंग करते हैं। और चूंकि नाम आता नहीं है इसमें, नाम डिस्क्लोज होता ही नहीं है, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए आसानी हो जाता है कि आप लाखों करोड़ों रुपया पैसा केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए गुप्त तरीके से आप दान कर सकते हैं, और इसका इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकता, कोई इसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, इन्फॉर्मेशन बताने का एक तरह से बाध्यता भी नहीं है। इसीलिए दूसरा पॉइंट हो जाता है जो इसका डिमेरिट भी है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म को इससे बढ़ावा मिला है। और अभी वर्तमान सरकार पर आरोप भी लगाया जाता है कि ये सूट बूट की सरकार है, क्योंकि बीजेपी की सरकार को माना जाता है कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति उनका संरक्षण इनको प्राप्त है, और उनको उनसे पैसा लेते हैं, बड़े मात्रा में चंदा भी लिया जाता है, इसलिए इसको ज्यादा हटाने की बात कही जाती है। तीसरा पॉइंट है कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है सूचना का अधिकार बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण राइट्स हो जाता है। वो अनुच्छेद 19 के तहत जो एक तरह से राइट टू एक्सप्रेशन है, जो राइट टू स्पीच है, उसके अधिकार के तहत संरक्षित है, उसमें शामिल है। तो अगर हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है, सूचना लेने का अधिकार है, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि जो व्यक्ति पैसा दे रहा है उसके बारे में सूचना डिस्क्लोज हो ही नहीं सकता है। तो किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया और कौन व्यक्ति दिया, इस चीज का इन्फॉर्मेशन बाहर आ ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति ले ही नहीं सकता है। तो उस व्यक्ति की एक तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का जो अधिकार है, उसका किसी चीज को जानने का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन है, क्योंकि उसके पास सूचना पहुंच ही नहीं रहा है। इसीलिए ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है। चौथा पॉइंट जो इसके अगेंस्ट में कहा जाता है वो ये है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, वो भी प्रोवाइड नहीं होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि जो पार्टी सरकार में है और जो पार्टी विपक्ष में है, दोनों में अगर चुनाव में जा रहा है तो दोनों में इक्वालिटी होना चाहिए, संसाधन के हिसाब से भी और फंडिंग के हिसाब से भी देखे। लेकिन अभी एक तरह से ट्रैक है, रिकॉर्ड है कि जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू हुआ है, तब से देखिए 2017 से लागू किया, 2017-18 से लेकर 2021-22 तक टोटल जो एक तरह से पैसा मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 9,208 करोड़ रुपया। लेकिन 9,208 करोड़ में लगभग लगभग 5,271 करोड़ रुपया केवल बीजेपी पार्टी को मिला है। बीजेपी सरकार को फंडिंग हुआ है इसके जरिए। और कांग्रेस को केवल 952 करोड़ रुपया, टीएमसी को देख रहे हैं केवल 767 करोड़ रुपया, बीजेडी को केवल 622, फिर डीएमके को 431, एनसीपी को 51, आम आदमी पार्टी को 48, जेडीयू को 24 करोड़ रुपया। तो देख रहे हैं जो पार्टी विपक्ष में है एक तरह से उसको कम फंडिंग मिल रहा है, और जो पार्टी सत्ता में बीजेपी में है, बीजेपी जो सत्ता में है उसको फंडिंग मिल रहा है ज्यादा है। 9,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ तो केवल बीजेपी को मिला है। तो ऐसा आरोप है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करता है। जो सरकार सत्ता में है, जो मतलब जो पार्टी सत्ता में है, उसको ज्यादा फंडिंग मिलता है। लगभग लगभग इलेक्ट्रल बॉन्ड से जितने पैसा डोनेट किया जाता है उसका 95% पैसा केवल बीजेपी को प्राप्त हुआ है पिछले 5 साल में। ये एडीआर की रिपोर्ट कहलाती है, या एडीआर का रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है। इसलिए चौथा पॉइंट बन जाता है कि ये इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता ही नहीं है। जो सरकार है, जो पार्टी सत्ता में है, उसके एक तरह से सपोर्ट में ये काम करता है। ठीक है। हम्म। तो इसीलिए ये मतलब 4 पॉइंट है जिसको अगेंस्ट में, जिसका हवाला देके इलेक्ट्रल बॉन्ड को रद्द करने की बात कही जा रही थी। और जितने विपक्ष पार्टी का डिमांड भी यही था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा मिलता है वो सरकार को, वर्तमान सरकार को ज्यादा मिलता है, जो विपक्ष की पार्टी है उसको मिलता ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट यह है कि आम आदमी है, उसको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उसके पास कि कौन सा व्यक्ति है, किस किस पार्टी को कितना चंदा दिया, या कोई पैसा किसी पार्टी को आया तो वो चंदा का जो संबंधित है वो कौन व्यक्ति है, तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है। और जब वो रिसोर्सेज की बात अभी देखे ना कि 9,000 करोड़ में केवल 5,000 करोड़, लगभग लगभग 50% से भी ज्यादा है, वो केवल बीजेपी को मिला। और जब ये मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ने भी इस पर सवाल उठाया और बोला कि सत्ताधारी दल को ज्यादा चंदा क्यों मिल रहा है। सत्ताधारी दल को, जो एक तरह से जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो बीजेपी है, इसको इतना पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से क्यों मिल रहा है, क्या कारण है, यानी उसको फेवरिज्म, यानी उसको सपोर्ट कर रहा है वर्तमान सरकार को हिसाब से देखे तो। ठीक है।
इसी चीज को एक तरह से रद्द करने के लिए, इसी पॉइंट को बेस बनाते हुए अ, विपक्ष की तरफ से कुछ लोगों ने, और एडीआर एक संस्था है जो इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड मामले को देखती है, उसने भी लगभग 4 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन हुआ, और इसने एक तरह से इस पर फैसला या मामला सुनवाई शुरू किया। और सुनवाई कब शुरू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2023, पिछले साल से लेकर 2 नवंबर तक लगभग 3 दिन तक इसमें सुनवाई हुआ, मामला आगे बढ़ा। और फैसला तो 2 नवंबर को ही आ जाता, लेकिन 3 दिन सुनवाई होने के बाद 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती है, बल्कि फैसला सुरक्षित कर लेती है। और अभी आज ही लगभग देखे तो आज 15 फरवरी है, 15 फरवरी 2024 को ये फैसला आ जाता है। और फैसला क्या आता है कि चुनावी बॉन्ड जो है वो एक असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, इसको रद्द कर दिया, इसको बंद कर दिया गया। अब हम थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसला को डिटेल में देखते हैं, डिटेल में समझते हैं, और देखते हैं इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, इसका क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो पक्ष और विपक्ष है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, सबसे रिलेटेड जो विवाद है सबको समझते हुए अपने फैसले में सबसे पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा जाता है कि जो एक चुनावी बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड जो है वो सूचना के अधिकार का एक तरह से उल्लंघन करता है। और सूचना का अधिकार किसके तहत आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 19(1) और सब क्लॉज ए के तहत उल्लंघन है। मतलब समझ रहे हैं? जो अनुच्छेद है संविधान का 19(1)(a) सब क्लॉज ए, और ये किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला ही फैसला यही होता है, और पहला पॉइंट ही यही होता है कि जो चुनावी बॉन्ड के जरिए जो फैसला, जो एक तरह से जो मनी ट्रांजैक्शन होता है, जो डोनेशन होता है, उसके संबंध में सही इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता है। इसीलिए जो आम आदमी है उसका जो सूचना का अधिकार है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसका उल्लंघन है। ठीक है। और सरकार ने तो जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया था तो क्या दावा दिया था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हम काला धन का जो फ्लो हो रहा है ना, काला धन जो इधर उधर हो रहा है, उसको रोक सकते हैं, क्योंकि बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कटाक्ष करते हुए एक तरह से अपना जजमेंट देता है, और वर्डिक्ट क्या देता है कि काले धन पर अंकुश लगाने के नाम पर आप सूचना के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते, वो उचित नहीं होगा। सरकार का क्या दावा था कि इसे काले धन पर अंकुश लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, काले धन पर अंकुश लगाएंगे इसकी वजह से, या इसको पूरा करने के लिए आप किसी व्यक्ति के सूचना के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये ऐसा करना संवैधानिक नहीं होगा, गैर संवैधानिक होगा। ठीक है। और इससे इसी से रिलेटेड उन्होंने महत्वपूर्ण बात भी कही, और बात क्या बोला कि फंडिंग का स्रोत क्या है, इसको जानने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, और वो उसके सूचना के अधिकार के जरिए उसके जरिए ही आता है। सरकार का क्या आरोप था कि सरकार ने कहा था कि कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। तो इसी पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, गलत है, ऐसा नहीं मान सकते। सूचना के अधिकार में एक आम व्यक्ति का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, उसके अंतर्गत ये भी राइट शामिल है कि किसी राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, ये भी इन्फॉर्मेशन उनको जानने का हक है। तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। और अगला पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि ये चयनात्मक, सिलेक्टिव, जो एक तरह से सिलेक्टिव सीक्रेसी को बढ़ावा देता है, गोपनीयता को बढ़ावा देता है। मतलब पक्षपात रवैया है। सिलेक्टिव सीक्रेसी क्या है? तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब लाया गया था तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि उसमें व्यक्ति का जो नाम है, इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसी बेसिस पर तो लाया गया था कि जो डोनर है उसके अधिकारों की रक्षा की जा सकी है, ताकि सरकार उसको पीड़ित ना करे, उत्पीड़ित ना कर सके, सरकार परेशान ना कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार के पास इतना सारा एजेंसी है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दर्ज तो है ही, क्योंकि उसी के राइट्स में आता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही देखती है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जारी कर सकती है, अधिकृत बैंक वही है। तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये सारा इन्फॉर्मेशन है ही, तो सरकार के लिए मुश्किल काम नहीं है कि वो किसी और व्यक्ति, जो भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा दे रही है या चंदा दे रहा है, उसका नाम डिस्क्लोज कर दे या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को निकाल ले। तो सरकार अपने मनमानी तरीके से, पक्षपात तरीके से किसी इन्फॉर्मेशन को मार्केट में लीक भी कर सकता है, या उस इन्फॉर्मेशन के आधार बना के जानकारी लेते हुए किसी व्यक्ति पर कार्रवाई भी कर सकता है बदले की भावना से।
तो सुप्रीम कोर्ट का अगला पॉइंट यही था कि ये चयनात्मक यानी सिलेक्टिव सिक्रेसी यानी किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन को गुप्त रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं रखना है तो आप उसको आधार बना के किसी व्यक्ति को परेशान भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास इतना मशीनरी है, इतना रिसोर्सेज है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए सक्षम है, जान सकता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तो सरकार क्यों नहीं वो इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला पॉइंट यही था, और इसी बेसिस को, इन्हीं सब पॉइंट्स को हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये फैसला दिया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो गैर संवैधानिक है, और गैर संवैधानिक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक तरह से निर्देश दिया कि लगभग लगभग मार्च तक आप जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जब से आया और अब तक जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन हुए, जो भी डोनेशन हुआ, सबका डाटा एक तरह से रिलीज किया जाए, इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किया जाए, और लगभग लगभग 31 मार्च तक इलेक्शन कमीशन भी इससे संबंधित डेटा को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उस डेटा को अपने वेबसाइट पर डाले और उसको पब्लिक करे। तो अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाएगा कि अब ये डेटा वगैरह कितना डिस्क्लोज होता है। जब से ये न्यूज़ में आया है तब से कांग्रेस की तरफ से जो भी विपक्ष की पार्टी है उसमें एक तरह से खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि उनका डिमांड एक तरह से सक्सेसफुल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिमांड को, कंसर्न को एक तरह से एड्रेस किया है। ठीक है, तो यही सारा इश्यूज था, और इस सारे इश्यूज को हम अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देख लिए, सारा कॉन्सेप्ट को देख लिए। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।